Hello everyone, welcome to DNA classes and this video is about the Viva questions for Chemistry Practical Exam 2024. तो क्या पॉसिबल Viva questions हो सकते हैं केमिस्ट्री में, आज यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहला हम जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं दैट इज़ टाइट्रेशन। देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री में परफॉर्म करने के लिए और राइटिंग वर्क में आएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन, या इसी को मैंने बताया था हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन पर क्या क्वेश्चंस होंगे, तो सबसे पहला तो यही कि व्हाट इज टाइट्रेशन या व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो व्हाट इज टाइट्रेशन? It is the process by which concentration of unknown solution is determined. It is called titration, है ना। And it is also called volumetric analysis क्योंकि जो हम concentration find करते हैं unknown solution का that is with the help of volumes. So it is also called volumetric analysis. Okay, तो first question हो गया what is titration. Now और क्या question बन सकता है, आप जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, मतलब अगला क्वेश्चन वाइवा का बन सकता है टाइप्स पर। टाइट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, एक टाइप मैं आपको बता रही हूँ सिंगल टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन। आप लोगों के सिलेबस में सिंगल टाइट्रेशन है। क्या होता है सिंगल टाइट्रेशन? तो ये वन स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो अननोन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन वन स्टेप, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल टाइट्रेशन। इसमें जो दोनों सॉल्यूशन आप लेंगे अननोन सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इनका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट नेचर के होंगे ये, ठीक है। सो दिस इज सिंगल टाइट्रेशन। नाउ व्हाट इज डबल टाइट्रेशन? जनरली अब नहीं दिया जाता है 2 सालों से डबल टाइट्रेशन, सिंगल टाइट्रेशन ही दिया जा रहा है क्लास 11th एंड 12th में। डबल टाइट्रेशन में एक तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन आप यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें नोन और अननोन या नोन और स्टैंडर्ड एंड अननोन सॉल्यूशन होंगे, उनका नेचर सेम होगा, सेम नेचर के होते हैं, ठीक है। इसमें जो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होता है इसका नेचर डिफरेंट होता है फ्रॉम नोन एंड अननोन सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डबल एंड सिंगल टाइट्रेशन। आपको KMnO4 और FAS के बीच में जो टाइट्रेशन दिया जाएगा या ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच में जो टाइट्रेशन दिया जाएगा वो सिंगल टाइट्रेशन होगा। एक सिंगल स्टेप में आप अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। एक और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का टाइट्रेशन है ना। तो यदि आपको टाइट्रेशन दिया गया है विद द हेल्प ऑफ बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड या फिर KMnO4 एंड FAS के बीच में आपको टाइट्रेशन करना है और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन ये टाइप किस बेसिस पर बनाया गया, तो जो रिएक्शन हो रही है इनके बीच में उस बेसिस पर बनाया गया। सो दिस इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। आपको सिलेबस में क्लास 12th के जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस है उसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन है। इसके अलावा यदि वो बोलें कि और किसी टाइप का टाइट्रेशन होता है तो यस, एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं जो कि एसिड और बेस के बीच में कराया जाता है। मे बी लास्ट ईयर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड ऑक्सैलिक एसिड, है ना। फिनॉफ्थलीन आपने इंडिकेटर यूज़ किया होगा, तो वो वाला जो टाइट्रेशन आपने किया था दैट वाज एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू वो टाइट्रेशन कंप्लीट होता है। तो आप
लेकिन क्या याद रखेंगे, इस बार आपको जो टाइट्रेशन दिया जा रहा है वो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है। इसमें एक चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे चीज़ का रिडक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइट्रेशन पर। अब देखो, इसमें हमने दो टर्म यूज़ करी हुई है, अननोन सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन क्या होगा, तो अननोन सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन मालूम होता है, दिया होता है, तो दोज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या नोन सॉल्यूशन, जिनका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है और जिनका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना होता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिनकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं मालूम है आपको फाइंड करने के लिए दी जा रही है, उसको हम बोलेंगे अननोन सॉल्यूशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है उसको या तो आप नोन सॉल्यूशन बोलेंगे या उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी जनरली नॉर्मेलिटी दी जाती है या मोलैरिटी दी जाती है। जैसे N/10 FAS की हेल्प से आप KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करिए, या M/10 की हेल्प से M/20 या N/20, मीन्स या तो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन देंगे या तो आपको मोलर सॉल्यूशन दिया जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, और आपसे अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। यदि आपको एक्सपेरिमेंट ये वाला दिया जा रहा है KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड में, तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड जो होगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, या जो FAS होगा, क्योंकि इनकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दी जाएगी, तो ये जो दो सॉल्यूशन होंगे ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होंगे। और हमारा KMnO4 जिसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ये अननोन सॉल्यूशन होगा हमारा। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट में और क्या टर्म वो दे सकते हैं, आप को पूछ सकते हैं वाइवा में इसी से रिलेटेड, यदि वो कुछ क्वेश्चन और करें तो। एंड पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज एंड पॉइंट, राइट। एंड पॉइंट क्या होता है, तो एंड पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जिस पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। The point at which reaction completes is called end point। ठीक है, तो एंड पॉइंट आपको किस फॉर्म में दिखेगा, यदि आप KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड या FAS के बीच में टाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमारे इस टाइट्रेशन में ये दिखेगा पिंक कलर के डेवलपमेंट के फॉर्म में। तो जो पिंक कलर डेवलप हो जाता है हमारे सॉल्यूशन में, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट, मतलब रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यदि ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है, तो KMnO4 और FAS या ऑक्सैलिक एसिड में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो, आपको वैसे ही आपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट में कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है, तो इसका होगा रिडक्शन क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और FAS का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, या ऑक्सैलिक एसिड का हो रहा है ऑक्सीडेशन और KMnO4 का होगा रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म यूज होती है, दैट इज इंडिकेटर। वो पूछेंगे आपसे कि क्या आपने इसमें कोई इंडिकेटर यूज किया है जिसके कारण एंड पॉइंट पर पिंक कलर डेवलप हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं, बट इंडिकेटर होते क्या हैं। फिनोफ्थलीन जैसे एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर्स एक्चुअली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर चेंज के थ्रू एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। दे इंडिकेट एंड पॉइंट थ्रू कलर चेंज। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या आपने कोई इंडिकेटर यूज किया है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है। तो आपके इस टाइट्रेशन में आपने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर प्रेजेंट था। अब व्हाट इज सेल्फ इंडिकेटर, सो दी इफ एनी वन रिएक्टेंट आउट ऑफ टू, one reactant act as indicator, then it is called self indicator। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में, रेडॉक्स एक्सपेरिमेंट में, जो KMnO4 और FAS या ऑक्सैलिक एसिड के बीच में करवाया जाता है, इसमें हमारा KMnO4 एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है
विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर, है ना। तो रिएक्टेंट खुद ही इंडिकेटर का काम कर रहा है। ऐसे रिएक्टेंट्स को बोला जाता है सेल्फ इंडिकेटर, इसलिए हमको अलग से किसी इंडिकेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, अब इससे रिलेटेड ये तो हो गया प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या थ्योरी पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। तो क्योंकि रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हमको मालूम होना चाहिए, ये पढ़कर जाइएगा, 11th का टॉपिक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं पढ़कर जाइएगा, ठीक है। ये थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मोलैरिटी क्या होती है, एन m/10 m/20 आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए मोलैरिटी क्या है। इसके अलावा मोलैलिटी पढ़कर जाइएगा क्योंकि रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। यदि नॉर्मल सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं तो नॉर्मेलिटी पढ़कर जाइएगा, मतलब ये सॉल्यूशन कोई भी दिए जाएं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये आप क्लियर करके जाएंगे। तो मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैलिटी स्मॉल m, नॉर्मेलिटी कैपिटल N, एटलीस्ट ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़कर जाइए। थ्योरी से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़कर जाइएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो टाइट्रेशन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, और मे बी आपसे इनमें से ही कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। नेक्स्ट जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा दैट इज़ डिटर्मिनेशन या डिटेक्शन ऑफ एनायन एंड कैटायन, 1 एनायन 1 कैटायन, या जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस रेडिकल का डिटेक्शन। ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो केमिस्ट्री में दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन सबसे पहला क्या लेते हैं आप, इसमें मिक्सचर दिया जाता है आपको, इनऑर्गेनिक मिक्सचर क्या होता है आपसे पूछा जाए, या इनऑर्गेनिक पाउडर क्या होता है पूछा जाएगा। तो इट इज़ if 2 or more salts are mixed in any ratio that is called inorganic mixture, है ना। ये हो गया टर्म क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं, एटम और आयंस के बीच में डिफरेंस, तो ये तो आप बता देंगे। एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और आयंस जो होते हैं एनी चार्ज स्पीशीज़ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। एक और वर्ड में भी पूछा जाए, व्हाट इज़ रेडिकल। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये आयंस भी हो सकते हैं हैविंग 1 or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ऐसे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है रेडिकल्स, है ना। अब अगला क्या है, ये तो हो गया आयंस, एनायन, कैटायन क्या है, एनायन नेगेटिवली चार्ज होंगे, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होंगे। एसिड बेस रेडिकल किसको बोलोगे, या एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या है, ठीक है। तो क्या है एसिडिक और बेसिक रेडिकल, देखो सॉल्ट का वो पार्ट है ना, कोई सॉल्ट का, सॉल्ट में होते हैं 2 पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो वो पार्ट जो एसिड से आए वो एसिडिक रेडिकल, और सॉल्ट का वो पार्ट जो बेस से आए वो बेसिक रेडिकल। जनरली जो कैटायन मतलब जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट का वो एसिड से आता है। तो जो एनायनिक पार्ट है किसी सॉल्ट का वो एसिडिक रेडिकल, और जो कैटायनिक पार्ट है किसी सॉल्ट का वो है बेसिक रेडिकल, ठीक है। So the part of salt comes from base is basic radical and comes from acid acidic radical। एक एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH4Cl, ये एक हमारे पास सॉल्ट है ना, ये NH4 पॉजिटिव रेडिकल और Cl नेगेटिव है। अब इसमें देखिए NH4 ये कहाँ से आया है, ये बेस से मिला है, और Cl माइनस ये कहाँ से आया है, एसिड से। तो NH4 इसमें हो गया बेस रेडिकल और Cl माइनस हो गया एसिडिक पार्ट या एसिडिक रेडिकल, ठीक है। अब फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जब टेस्ट लगाया तो आपने सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, मतलब इनऑर्गेनिक मिक्सचर को डिज़ोल्व करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ किया था। एसिड यूज टू डिज़ोल्व मिक्सचर या सॉल्ट, इनऑर्गेनिक मिक्सचर क्या यूज़ करते हैं, तो वो आप बता दीजिए। तो देखिए यूज़ किया जाता है आइदर डाइल्यूट HCl और यूज़ किया जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, ये यूज़ करते हैं ना आप।
नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसिड रेडिकल से रिलेटेड कि वीक एसिड रेडिकल से आप क्या समझते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल से आप क्या समझते हैं, क्यों ये नाम दिए गए हैं। तो देखिए वो एसिड रेडिकल्स जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट हो जाते हैं, है ना, जिनका डिटेक्शन डाइल्यूट एसिड से हो जाता है, उनको बोला जाता है वीक एसिड रेडिकल्स। और वीक एसिड रेडिकल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बोनेट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फाइड है इसका एग्जांपल, सल्फाइट इसका एग्जांपल है, नाइट्राइट इसका एग्जांपल है, और एक इम्पॉर्टेंट एसीटेट भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वीक एसिड रेडिकल्स, है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल, अब तो मीनिंग समझ में आया। ऐसे एसिड रेडिकल जिनको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिटेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल। इनको छोड़कर जो रेडिकल आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, जैसे जनरली Cl- जरूर आइडेंटिफाई करते हैं हम, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है ना, और भी बहुत सारे। तो ये सब क्या है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इनकी प्रेजेंस फाइंड की जाती है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल्स के। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। मतलब जो एसिड रेडिकल है ना, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वीक एसिड रेडिकल और स्ट्रॉन्ग एसिड रेडिकल्स में। अब बात कर लेते हैं बेस रेडिकल्स की। ये मैंने ऑलरेडी एक नोट तैयार करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। तो जो बेस रेडिकल या बेसिक रेडिकल्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 7 ग्रुप्स में, है ना। किस ग्रुप में इनके जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले जो अमोनियम रेडिकल है, इसके सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया, NaOH की हेल्प से ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो इसको रखा गया ग्रुप 0 में। तो पहला ग्रुप है ग्रुप 0, जिसमें आता है हमारा अमोनियम बेसिक रेडिकल। फिर ग्रुप फर्स्ट में आते हैं Pb, Ag, Hg, मर्क्यूरस, है ना, सिल्वर। ग्रुप सेकंड में आते हैं, तीसरा ग्रुप है ग्रुप नंबर 2 और सेकेंड ग्रुप, और इसमें आता है हमारा Hg हैविंग 2 पॉजिटिव, Pb 2 पॉजिटिव, Pb को दोनों ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा कॉपर है और स्टेनस है, इनको रखा गया है सेकेंड ग्रुप में। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज़ ग्रुप थर्ड, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम आयंस को रखा गया है। नेक्स्ट है फोर्थ ग्रुप, जिसमें रखा गया है निकल, जिंक, कोबाल्ट एंड Mn को। ग्रुप 5 में रखा गया बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को, और ग्रुप 6 में रखा गया है मैग्नीशियम को। तो ये हमारे बेस रेडिकल के ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट वाइवा के लिए। थोड़े से कुछ एग्जाम्पल, आपने जो रेडिकल डिटेक्ट किया है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो थोड़ा सा जिन रेडिकल्स की आपने प्रैक्टिस करी है स्कूल में, उन रेडिकल्स के ग्रुप ज़रूर आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है दैट इज़ ग्रुप रिएजेंट, है ना। ग्रुप रिएजेंट्स क्या होते हैं? ओके, ग्रुप रिएजेंट्स, तो ग्रुप रिएजेंट्स एक्चुअली वो रिएजेंट्स हैं, वो केमिकल हैं जिसके साथ में उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ ग्रुप लिख दिया है, ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 सॉरी, ये 7 ग्रुप्स मैंने लिखे हुए हैं। अब इन ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट्स, मतलब इस ग्रुप में आने वाले जो भी मेंबर्स हैं वो जिस केमिकल के साथ एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो उस केमिकल को हम उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट मानेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे जो ये 0 ग्रुप में जो रेडिकल आता है अमोनियम, अमोनियम रेडिकल जो है NaOH के साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसीलिए NaOH को 0 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बोला गया है। आया बात समझ में? ऐसे ही जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की यदि आपको एलिमेंट्स को आयंस को डिटेक्ट करना है तो आपने यूज़ करना है डाइल्यूट HCl। देखिए जैसे फर्स्ट ग्रुप का डाइल्यूट HCl है, सेकेंड ग्रुप के लिए है H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज़ NH4Cl एंड NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अबव, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ये सारी चीज़ें। फिफ्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज़ अमोनियम कार्बोनेट
NH4 का होल ट्वाइस CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अबव। ये सारे जो हैं इनकी प्रेजेंस में आप NH4 का होल ट्वाइस CO3 मतलब अमोनियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे, ये इसका ग्रुप रिएजेंट हो जाएगा। ग्रुप 6 जो है वो उसके लिए स्पेशल टेस्ट लगाए जाते हैं, तो इसलिए ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर मैं नहीं लिख रही हूँ। अब और क्या इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो सकती है? क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहीं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए ख़त्म कर रही हूँ। एक दो टर्मिनोलॉजी और बता रही हूँ। और आपको जो क्वेश्चनिंग हो सकती है इससे रिलेटेड, दैट इज़ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, है ना। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स क्या होते हैं? तो ऐसे रेडिकल्स जो दूसरे रेडिकल्स के प्रेसिपिटेशन में इंटरफेयर करते हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस में उन रेडिकल्स का जो प्रेजेंस है वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो इस टाइप के रेडिकल्स को बोला जाता है इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल यदि वो पूछें आपसे तो आप बताइएगा ऑक्सलेट आयंस जो हैं ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं। इसके अलावा यदि सॉल्ट में फॉस्फेट है तो ये इंटरफेयर करते हैं अदर रेडिकल्स के टेस्ट में, या जो बोरेट रेडिकल्स हैं ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं। एक और चीज़ आप पढ़ के जाइएगा, मुझे अभी याद आया, दैट इज़ रिंग टेस्ट। बड़ा फेमस टेस्ट है। पूछेंगे रिंग टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है? तो रिंग टेस्ट लगाया जाता है नाइट्रेट आयंस के लिए, और इसमें एक ब्राउन कलर का रिंग बनता है, दैट इज़ ऑफ FeSO4 NO का, है ना, ब्राउन रिंग बनता है, इसीलिए इसको रिंग टेस्ट बोला जाता है। यदि हमारे सॉल्ट में NO3 होता है ना, नाइट्रेट आयन होता है, तो ये ब्राउन रिंग बनता है। कब बनेगा? जब आप फ्रेश मिक्सचर ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, है ना। क्या ऐड करना है आपने? फ्रेश FeSO4, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करेंगे आप। आपके जो मिक्सचर है उसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का जो मिक्सचर सॉल्यूशन है उसमें, तो जहाँ भी ये सॉल्यूशंस आपस में मिलेंगे वहाँ पर एक ब्राउन कलर का रिंग बनेगा, तो इसीलिए इस टेस्ट को बोला जाता है रिंग टेस्ट। अब और भी वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। हाँ, फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए आप चैप्टर पढ़िए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, क्योंकि मोस्टली टॉलेंस टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, ये सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे उस चैप्टर में कवर होते हैं। साथ में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड मोस्टली एज अ फंक्शनल ग्रुप आपको डिटेक्ट करने के लिए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप के लिए आप पढ़िए अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको आपके वाइवा में हेल्प करेगा। यदि हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।